ठीक है, बढ़िया। आज का मेन टॉपिक क्या है? 1857, 1857 की क्रांति। देखो राइटिंग हो सकता है खराब हो, पर मन खराब नहीं है, अच्छा से आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले तो इसके बारे में छोटी सी ना स्टोरी में आपको बाय द हेल्प ऑफ ओनली वीडियो समझा रहा हूँ। इसमें मैं नहीं मिलूंगा आपको, मेरी आवाज मिलेगी इसमें। आपको समझना है। जस्ट यू ऑल ऑफ यू वांट टू फील कि 1857 की क्रांति इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखती है। वह क्रांति तो बहुत सारी हुई। क्रांति 1917 में हुई है रूस की, 1947 में हमने खुद अपनी इंडिया की करी क्रांति तो हमारी बहुत सारी हुई है। बट आपको ध्यान अभी ये पढ़ना, हमारा टॉपिक आज का क्या है? 1857 की क्रांति। आखिर ये क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ ये क्रांति हमको करनी पड़ी? तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ेंगे, आप फील करोगे, देखो पूरी स्टोरी को आप फील करोगे, पूरी स्टोरी को आप फील करोगे। ये क्रांति क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्यों हुई, किस वजह। आप सब बच्चों को, एक बच्चों को कंसंट्रेट होके कि आखिर सर बोल क्या रहे हैं, सर समझाना क्या चाहते हैं, क्रांति में हुआ क्या था, इस पे ध्यान रखें। ओके, आर यू रेडी? तो वी जस्ट स्टार्ट अवर टॉपिक। पहले फिगर में आपको दिख रहा होगा सैनिक। एक्चुअली में इंडिया में राज था अंग्रेजों का, तो हमें कहीं ना कहीं ये भ्रम हो गया। भ्रम क्या हुआ? ये बात कहीं ना कहीं ट्रू भी थी कि अंग्रेजों ने हमारे पर राज किसका? सुबह अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने बाहर से सेना बुलाई है, अंग्रेजों ने बाहर से सेना बुलाई है। तो इंडिया के लोग थे, उनको डाउट लगा यार बाहर सेना बुलाई है, इसका मतलब क्या चाहते हैं वो लोग, हम लोग का दमन चाहते हैं। तो इस वजह से हमें क्रांति करनी पड़ी। अभी क्रांति के कारण बहुत सारे थे, मैं वन बाय वन अभी फिगर समझा रहा हूँ। तो पहला भ्रम क्या हुआ कि बाहर से फौज बुलाई गई। फिर उस समय सेना में कहीं ना कहीं एक हमारे बहुत ही अच्छे सेना थे, मंगल पांडे, नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? मंगल पांडे। ये एक पंडित थे, मंगल पांडे पंडित थे। और ये उस समय जो सेना में थे, तो सेना को और सेना कंपनी को बहुत प्राइड दिए थे, बहुत मतलब उनको वैल्यू देते थे। लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए जिस कारण से इनको अपनी कंपनी से, यानी अपने ऊपर टॉप के लेवल पे जो अधिकारी थे, उनसे इनको नफरत हो गई। नफरत क्यों हुई उसके बारे में बात करेंगे, नफरत क्यों हुई। तो सबसे पहला जो विद्रोही था 1857 का, सबसे पहला जो विद्रोही था वो कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह क्यों किया? मंगल पांडे ने विद्रोह क्यों किया? कहीं ना कहीं सेना में बात छूट गई थी कि आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बंदूकें भेजी है हमारे पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था इंडिया पे, तो गवर्नमेंट उनकी थी, तो फौज उनकी थी, तो सेना उनकी थी, सेना उनकी थी तो मतलब हथियार उनके थे। तो हमको कहीं ना कहीं ये क्या कुछ बात इसमें सच भी है कि जो बंदूक आई थी, एक नई बंदूक आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। उससे जो कारतूस डालते थे, कारतूस में जंगने लगे, कारतूस में जंगने लगे, तो गाय की चर्बी का घोल मिलाकर पिलाकर उस बंदूक की गोलियां जो होती है ना, उसमें लगाया गया था कि इसमें जंग ना लगे, ये फंसे ना, हम जो फायर करें तो हमारा फायर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, उसमें अटके ना। तो उसके लिए फायर जो गोलियां रहेंगी वो बड़ी सॉफ्ट बनी रहे, तो उसके लिए क्या लगाया गया? उसके अंदर गाय की चर्बी। और गाय की चर्बी लगाई गई, मतलब हिंदू गाय को अपनी माता मानता है, तो गाय की चर्बी लगाई गई। तो हिंदू लोग भड़क गए, क्योंकि हिंदू लोग गाय को क्या मानते थे? माता मानते थे। और ये गाय की चर्बी वाले मतलब गोली की होती पहले से मुंह से फेंकने पड़ते थे, फिर वो लोड करते थे, फिर वो फायर करते थे। तो यार गाय की चर्बी मुंह से हलाएगी, हिंदू आदमी गाय को माता मानता है, उसको मुंह से कैसे हलाएगा? भड़केगा। और कहीं ना कहीं ये अफवाह फैला दी गई थी कि सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल है, सुअर की चर्बी का भी इस्तेमाल है, चर्बी, सुअर की चर्बी। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब हमारी क्रांति हुई थी तो हम लोग हिंदू वाले भी कोई गोबर नहीं खा के रहते, दिमाग तो हमारे अंदर भी था, वैसे हम गुलाम थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हिंदू और मुस्लिम को एक करना था। तो कुछ हमारे ही लोग, ये सच्चाई है, कुछ हमारे ही लोग क्या करते थे, रोटियां बना के, रोटियां सिंपल बनाई उन्होंने और लोगों के घर के आगे डाल दी, दोबारा को आगे, रात को 4 बजे, शाम को 4 बजे, सुबह के 4 बजे डाल दी।
अब तो कोई गेट खोलेगा, सामने घर जाके रोटी, उनको दिमाग जाएगा रोटी कौन छोड़ के जाएगा। तो अफवाह फैल गई, अफवाह फैला दी गई है कि ये सोरगी चर्बी की एकदम तली गई है, बनाई गई है। उसने मुस्लिम समाज भी भड़क गया, मुस्लिम समाज भी भड़क गया। हिंदू तो पहले भड़क गया था, क्यों? गाय, मुस्लिम भी भड़क गए, क्यों? कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं समझता है कि अगर वो सुअर का नाम भी ले ले, मुस्लिम समाज अगर वो सुअर का नाम भी ले ले तो उनके दिमाग में बाल बढ़ जाते हैं। अगर उन्होंने मुंह से सुअर बोल दिया ना तो मतलब 1-2 महीने के लिए उनका मुंह खराब हो गया, मुंह खराब हो गया, उनको बहुत गंदा मानते हैं, सुअर को बहुत गंदा मानते हैं मुस्लिम समाज। तो मुस्लिम समाज इसलिए बिगड़ गया, सुअर की चर्बी। हिंदू समाज क्यों बिगड़ गया? तो ये भाई सबसे पहला जो तो देखो, सबसे पहले नाम मैंने मंगल पांडे का क्यों लिया? क्योंकि जो पहला विद्रोह हुआ था ना 1857 में, ऐसा नहीं है, लोग तो सारे परेशान थे, लोग तो अभी 1 बाय 1 बताऊंगा कि लोग क्यों परेशान थे, कैसे परेशान थे। लोग तो सारे परेशान थे, लेकिन जो पहला विद्रोह डंका बजा दिया, सामने खुल के आया, वो थे मंगल पांडे, वो थे सैनिक विद्रोह। पहला विद्रोह जो हुआ कौन सा हुआ? वो सैनिक विद्रोह। मतलब विद्रोह सबके अंदर रुक जा, अब अंग्रेज रुक जा। कोई अपने महल को लेके परेशान, कोई अपनी खेती को लेके परेशान, कोई टैक्स देने से परेशान, है ना, हर कोई अलग अलग वजह से परेशान था। लेकिन वो परेशानी में अपनी विद्रोह करने की ताकत अभी किसने नहीं करी? पहला विद्रोह की ताकत किसने पाली थी? मंगल पांडे, जो कि एक सैनिक था। और जब मंगल पांडे विद्रोह कर दिया काम, ऐसे कैसे हम सुअर की चर्बी डालेंगे, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो बंदूक आई थी, इनफील्ड राइफल, बंदूक आई थी कौन सी? इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में क्या था? क्या था? सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, जो कि मार्च 29, 1857 को लॉन्च की गई थी। जिससे क्या हुआ? भड़क गया। कौन भड़क गया? सैनिक समाज। कौन भड़क गया? सैनिक समाज। और उसमें सबसे आगे नाम किसका आया? मंगल पांडे। किसका आया? मंगल पांडे। और मंगल पांडे जब भड़क गया तो मंगल पांडे सन के आदमी, उसने जो उसमें वहां का जनरल डायर था, मेन वो था जो हर फौज में लीडर होता है, उसको बोला हाँ भाई क्या बात है, हाँ भाई क्या बात है, अच्छा गाय की चर्बी, ठाक ठाक दुम, गोली मार दी उस जनरल डायर को, गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। जिससे अंग्रेज कह रहे बाप रे ये क्या हो गया, हमारी सेना हमें क्यों गोली मार रही, हमारी सेना। भाई अंग्रेजों का राज था तो हर जगह अंग्रेजों की सेना थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना थी तो सही, लेकिन अंग्रेज बड़े बदमाश थे, बड़े तेज थे, चालाक थे। वो क्या करते थे? सेना की बड़ी बड़ी पोस्टों में अंग्रेजों को देते थे जो उनका पिट्टू हो, और छोटी मोटी पोस्टों को देते थे हिंदू लोग, तुम फौजी हो, तुम रक्षा करोगे, तुम फलाना करोगे, तुम ठिकाना करोगे। लेकिन अच्छी पोस्टों पर जहां कोई डिसीजन लेना हो वहां कौन तैनात था? हिंदू के जो लोग थे उनकी तनख्वाह भी कम थी। देखो सैनिक के बढ़ने के एक कारण नहीं थे, खाली कारण चर्बी नहीं थी, उनका वेतन कम था, पहली बात उनका वेतन कम था। दूसरी बात थी ये अपनी जान भी दे दे, उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन अंग्रेज वाले फौज के जो कोई सेनाधिकारी था भाई उस अंग्रेज सेनाधिकारी था, उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, उनकी पोस्ट भी अच्छी मिलती थी, इनको पोस्ट भी अच्छी नहीं मिल रही, इनको तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिल रही, ऊपर से 2-3 करोड़ हुए। उस समय कहीं ना कहीं 1857 के आसपास कहीं ना कहीं आगे चल के युद्ध भी चल गया था, विश्व युद्ध के आसपास की स्थितियां बन चुकी थी। तो ये अपनी जो अंग्रेज के लोग फौज में होते थे ना, इनको भेजे जाओ बाहर लड़ो, जाओ बाहर लड़ो। ये तो लड़े चले गए बाहर, इनके मियाँ बीवी बच्चे नहीं रह गए। अब जो ये लगाओ काला पानी तक इनको भेज देते, जाओ लड़ो, काला पानी के वहां जाके लड़ो, वहां विद्रोह हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है, उस देश से हो रहा है। तो उस देश से हो रहा है तो भाई पूरे इंडिया में राज किसका? अंग्रेजों का। ये फौज वाले इनको उठा के भेज दो, फौज लड़ो यार, अपनी बीवी बच्चों से दूर, ऊपर से अंग्रेजों की गुलामी में सैनिक शासन करना, बाहर जाके लड़ना, तो बीवी बच्चों की याद आएगी नहीं आएगी? ऑब्वियसली हमारे पापा भी 4 दिन बाहर चले आए, 40 बार फोन करेंगे तुमको, बिटिया कैसी है, बिटवा कैसा है, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ऐसे जब सैनिक गए तो भाई वो भी परेशान थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर विद्रोह हो गया। फिर ऊपर से तो कहते थे कि आग में घी का काम करना, आग में घी का काम किसने किया? चर्बी ने। किसने किया?
तो ये तो सैनिक विद्रोह चालू हो गया। सैनिक विद्रोह चालू हुआ तो मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया। मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया। मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया। जब विद्रोह किया उसने जनरल डायर को मार दिया। तो भाई अंग्रेज सरकारी भड़क गई, भाई मेरा राज है और मेरे अंडर रहने वाले आदमी को मार दोगे, जिसने मारा होगा मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। तो उनको पकड़ लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उनको फांसी दे दी गई। क्या दी गई उनको? फांसी दी गई। तो ये तो प्रथम विद्रोह था। ये तो विद्रोह के और भी बहुत सारे कारण थे। उन कारण को 1 बाय 1 बता रहा हूँ। देखो अभी मैं 1857 के विद्रोह एज अ टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको एज अ स्टोरी पूरा समझना है एक्चुअली में हुआ क्या। तो 1 बाय 1 एज अ फिगर से बता रहा हूँ। मंगल पांडे को पकड़ा गया 8 अप्रैल 1800 और उसके बाद क्या दी गई? ये आपको काम है फांसी किस दिन दी गई पता करना, हो सकता है इस दिन दी गई। ठीक है। सैनिक वो लोग और क्यों भिड़े जो उस समय अंग्रेज सेना भाग रहे थे। अंग्रेज लोग बड़े चालाक थे, बड़ा दिमाग था। अंग्रेज लोग इस बात को जानते थे कि इंडिया कहीं ना कहीं ना भावना का देश है। इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ फूट डालो और इनकी ईगो को छेड़ दो, इंडिया के ईगो को छेड़ दो। अरे यार ये तो हमारी विरासत में, हमारे ईगो को छेड़ना हमारी विरासत में। आप लोग अपने घर में देख लो, कहीं भी देख लो, लाखों रुपए नुकसान हो जाए जायज में कोई दिक्कत नहीं। कोई नजायज से 10 रुपए मांग रहा हो ना तो कहता है भाई कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, मैं रोड में आ जाऊं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब ईगो वाली बात आती है, आती क्या आती है? तो ऐसे कहीं ना कहीं इंडिया में क्या था? ईगो था। इंडिया में कहीं ना कहीं तो इंडिया के ईगो को और डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने क्या कहा, जो सेना में आएगा पगड़ी नहीं बांधेगा। अब पगड़ी नहीं बांधेगा तो भाई साहब सिख समाज डिस्टर्ब, तिलक नहीं लगाओगे सैनिक तो हिंदू समाज डिस्टर्ब, तिलक लगाया तो कौन डिस्टर्ब हुआ? पगड़ी नहीं बांधी तो कौन डिस्टर्ब हुआ? तो इन्होंने अपनी सेनाओं के जो हिंदू था, सिख था, इनको डिस्टर्ब कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? सब अपने मुंह दाढ़ी क्लीन रखो, मुंह दाढ़ी सब कुछ क्लीन करा दोगे तो मुस्लिम समाज भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ उस समय एक बड़ी चीज अच्छी हुई थी कि देखो 1947 के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ हमारे साथ 1940, लेकिन 1947 से पहले एक चीज बता दूं आपको, हिंदू मुस्लिम जहाँ रहते ना बड़े प्रेम से रहते थे। अब एक सिंपल सी बात सोचिए यार, पाकिस्तान पहले किसका पार्ट था? इंडिया का। पाकिस्तान में अगर इंडिया की जनसंख्या ले लो तो बराबर तो है नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप बिलीव करोगे 40% लोग मुसलमान हो गए। पाकिस्तान टोटल मुसलमान है ना, हमारी जनसंख्या वो 40%। तो अब आज का रेशियो लगाओ, अगर मान लो पाकिस्तान हमसे अलग नहीं होता तो क्या होता? 40% मुसलमान हमने कहाँ भेज दिए? पाकिस्तान। 10% तो बांग्लादेश में भी होंगे। कितने हो गए? 50%। 8-10% तो इंडिया में बैठे हैं अभी भी 60%। तो 60% मुसलमान है और 40% हिंदू लोग हैं। लेकिन जब ये क्रांति के आसपास, मतलब ये तो 1947 के बाद की बात, क्रांति के आसपास खुश हो ना, कहीं ना कहीं ये ट्रू है कि पूरे अगर विश्व मतलब 1847 में 1857 में अगर इंडिया की जनसंख्या की बात करोगे आप 45% मुस्लिम था और 55% हिंदू था, और दोनों मिल गए, कभी उन्हें आपस में दुश्मन माना ही नहीं, और तब ये क्रांति कहीं जोरदार बढ़ी। इस क्रांति को अभी तक मतलब इंपॉर्टेंट रोल क्यों देते हैं मालूम है? कि ये क्रांति कहीं ना लोगों के दिल में घर बैठा गई थी कि आज हम गुलाम हैं और हम चाहें तो हम आजाद भी हो सकते हैं, आजाद भी हो सकते हैं। इसलिए क्रांति इंपॉर्टेंट है कि ये पहली क्रांति थी। भाई लोग अलग अलग जगह डिस्टर्ब, लेकिन इस समय 1857 में जो क्रांति भड़की रही इंडिया में, वो सारे समाज ने भाग लिया, सभी समाज ने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसान हो, जमींदार, क्या राजाओं महाराजाओं, सब ने भाग लिया इस क्रांति में। सब चलते अंग्रेज यहाँ से गौर करो, अंग्रेज यहाँ से हमारी फुटो गायब हो। तो कैसी कैसी चीजें बनी? तो एक चीज बताई, सैनिक को विद्रोह कराने क्या था? टीका ना लगावाना, पगड़ी हटवा देना, दाढ़ी नहीं छुटवा देना। तो इसने हमारे धर्म को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया, इसने हमारे ये धार्मिक करा, ये क्या था? अच्छा एक चीज बता दूं, मैं भी बताऊंगा वैसे आगे चल के, लेकिन ये विद्रोह कामयाब क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा विद्रोह हुआ था 1957 में, फिर भी हम आजाद क्यों पाए? उसका रीजन है,
क्योंकि देखो सब लोग मिलकर अगर एक चीज की डिमांड करोगे तो आपकी मान ली जाएगी। अभी ये बोले आगे तीन बेंच है, ये बोले सर हमारी क्लास में 5 बजे कर दो, ये बोले सर 6 बजे कर दो, वो बोले 8 बजे कर दो, तो सबके मत अलग अलग हो गए, तो ये डिमांड किसी की पूरी नहीं होगी। फिर तो जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, मेरा जो मन करेगा मैं ऐसे कुछ 1857 होगा कि सबका जो मेन मोटिव था क्रांति का वो एक नहीं था, सबके मोटिव अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? उसका मोटिव ये था कि भैया मेरे किले पे कब्जा कर लिया, मेरी अपनी औलाद तो है नहीं, मेरी दूसरी औलाद है, और कहेंगे लाड डल फौजी ने एक नीति बनाई थी कि अगर आपकी अपनी औलाद नहीं है तो सारा राज्य जो है सरकार का हो जाएगा, और उसमें सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश। उसका गया। ऐसे बंगाल का एक नवाब था, बंगाल का एक नवाब था, भी नाम बताऊंगा आगे मैं, मुझे भी याद नहीं है, उसके साथ भी यही सीन हुआ। तो उसका मोटिव क्या था? अपने राज्य को वापस लेना। किसानों का मोटिव क्या था? अपने कर को कम कराना। फौजी का मोटिव क्या था? ये वाली कारतूस नहीं चलानी, ये वाली कारतूस नहीं चलानी। तो सबके मोटिव अलग अलग थे। किसी का मोटिव देश आजादी का नहीं था, किसी का मोटिव अपना किला आजाद कराना है, किसी का मोटिव अपने कर को माफ कराना है, किसी का मोटिव है अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है, मेरा वर्चस्व। क्योंकि ना देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ, शायद आप लोग को नहीं मालूम है, आज बता रहा हूँ चीज को। आप सबको पता है अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, भारत है इसका नाम, इंडिया है इसका नाम। अंग्रेजों की औकात नहीं है जो पूरे भारत पे राज करे। उस समय भारत पे एक से एक राजा ऐसे पड़े थे, एक से एक राजा। अंग्रेज घुसे, कब्जा करूंगा, ताकत पर तोप है, अबे क्यों करेंगे कब्जा, बताओ सही, मुझे पैसा चाहिए, मुझे टैक्स चाहिए, मेरा सब कुछ सीन है, मैं टैक्स चाहिए, कितना टैक्स चाहिए, कितना चाहिए, ऊपर मार देता है, इतना टैक्स चाहिए ना, पैसा ले, मेरे राज्य में घुस। एक से एक नवाब बैठे थे, एक से एक नवाब। उनको तो पेपर वेट सुना, पेपर वेट, आप कागज उठने के लिए पेपर वेट गोल गोल से, उस समय ऐसे ऐसे नवाब बैठे थे इंडिया में, उनका पेपर वेट में ना हीरो को होता है, हीरो का, इसका आप समझ लो SBI बैंक। जब भारत आजाद करके इंडिया अंग्रेज लोग भाग गए थे ना इंडिया से, तो भारत को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए पैसा सीधा पैसा, भाई सड़कें बनवाना, ये करवाना, ये कर 50 चीजें होती है, पैसा नहीं था हमारे पास। तो हमारे देश में एक से भी नवाब ऐसे निकल के आएगा, कितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए, दे रहे इंडिया गवर्नमेंट को इतने टन सोना दे, गवर्नमेंट को इतने टन सोना दिया, और कहीं ना कहीं उसने हैदराबाद का नवाब था वो, SBI बैंक का नाम सुना है? वो बैंक उसी नवाब का है, वो तो मर गया, उसका बैंक आज भी चल रहा है। उसने इंडिया गवर्नमेंट को इतना पैसा दे दिया, इतना सोना दे दिया, पैसा नहीं दिया, सोना, इतने टन सोना, टन टन समझो, टन सोना। यहाँ 1 तोला सोना खरीदते हो ना, घर वालों की हालत खराब होती है, 5 तोले का हार बनेगा, अरे बाप रे टका चला, उसने टनों के हिसाब सुन लिया था। तो पैसे की कमी नहीं थी हमारे पास। गुप्त साम्राज्य था, कभी टाइमलाइन पढ़ाऊंगा इस और क्लास में, तब समझाऊंगा अंग्रेज भारत का आक्रमण क्यों हुआ, तो सबका यूनानी, अंग्रेज, ब्रिटेन, ये सबने भारत पे क्यों आक्रमण किया। पहले ये यूरोप जो अमेरिका बना है तो अपने आप पे ये खच्चर थे, लच्चड़ थे, उन पे कुछ नहीं था, हम पे पैसा था, हम पे हमारे पैसे लूट के ले गए लोग, आज राजा बन गए। हम लोगों ने सारा सोना मार ले गए, हम लोग कह रहे ले जा, झगड़ा मत कर, ले जा, हम पहले से है ना हिंसावादी, ये हमारे खून में पहले से था। तो ऐसा कुछ नहीं, इंडिया के पास बहुत पैसा था। वो अलग की बात है कि विदेशी राजों ने, विदेशी शासकों ने हमारे देश में राज किया, हमारा सारा सोना उठा के ले गए। काफी टाइम से लेके धीरे चलेंगे, हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हमारा आज का टॉपिक 1857 है, तो ज्यादा नहीं। अब मैं एज अ फोटोग्राफ आप समझो तो मंगल पांडे समझ लिया, एनफर्ड गायब समझ लिया, सेना तिलक नहीं लगाना, पगड़ी नहीं लगाना, समझ लिया। हमारे धर्म को डिस्टर्ब किया, हिंदू समाज का डिस्टर्ब किया, समझ लो हिंदू समाज आके उतार रहा है। फिर इन्होंने हमारे इकोनॉमी को बड़ा डिस्टर्ब किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कच्चा माल हमारे इंडिया से इकट्ठा किया, विदेशों में भेज दिया, कच्चा माल को अच्छा सा पका के स्टाइलिश बना के, ये स्टाइलिश कपड़ा ये होकर के लाके वापस इंडिया के बाजार में भेज दिया। हमारा ही सामान हमसे ही ले गए, लूट गए।
और फिर थोड़ा सफाई सुफाई करके ढंग से चमक करके हमें ही बेच रहे महंगे दामों पे। तो हमारी करेंसी पे कब्जा कर लिया। हमारी सैनिक विद्रोह आपने समझ लिया, सेना विद्रोह हो गई थी। सेना जब विद्रोह हुई तो सेना विद्रोह पहला विद्रोह कहाँ हुआ? मंगल पांडे ने किया। क्या क्या? पर मंगल पांडे के विद्रोह के पास ये विद्रोह सैन्य समाज में फैल गया, सैनिक वर्ग में। सैनिक वर्ग ने इतना विद्रोह किया, मेरठ में धमाकेदार बोमा बूम कर दिया, मेरठ में हिला डाला। और मेरठ से सारी सेना अपनी घोड़े की सवार होगी सीधा पहुंच गई कहाँ? दिल्ली। कहाँ पहुंच गई? दिल्ली में उस वक्त कहीं ना कहीं जाफर जी का राज इसका बुढ़े हो चुके थे, मुगल सम्राट था। लेकिन देखो हमारा दिमाग कितनी चल रहा है। देखो सुनो मेरी बात, सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल देता हूँ। मैं हूँ, आप सब मुझे जानते हो, सब इस कोचिंग पढ़ते हो। कोई डिस्टर्बेंस होगी मुझे बोलोगे, कोई डिस्टर्बेंस होगी मुझसे बड़े समाज में चले जाओ, कोई डिस्टर्बेंस होगा। स्कूल की बात कर लो, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल से बोलोगे है ना। और प्रिंसिपल अगर बोल दे सारे बच्चों को कल इतने बजे आना है तो लगभग सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। तो उस समय दिल्ली का सम्राट था, हालांकि अंग्रेज ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज ने इसको राजपाट से मतलब रखा था, पैसा ले छुट्टी का साइड है। अंदर जब मैंने इसको डर था ना, मैं राजा था, मुझे चुपचाप बैठा दिया पूरे को, पेन से लेकर चुप बैठा दिया। तो हम सारे मेरठ वाले सैनिक कहाँ पहुंच गए? बहादुर शाह जफर के पास, दिल्ली के पास। कि आप बेसिक बुढ़े हो, लेकिन आप अगर जनता में बोल दोगे कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए तो जनता विश्वास करेगी। भाई साहब खुद आ गए सुल्तान बाहर, महाराज खुद बाहर आ गए। तो सपोर्ट और देता हमको, और यार एक छोटा आदमी ना बचाए, आओ कोई मुझे मारो मगरो बचाओ, तो 2-4 लोग इकट्ठा हुए। और एक बड़ा आदमी अगर हल्ला मचा दे तो काफी लोग इकट्ठा हो जाते। बात समझ में यार ये हल्ला मचाए जिसके नाम की वैल्यू थी। ये सुल्तान था ना, हालांकि सल्तनत खत्म कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों ने ये नहीं कि जो गद्दी से हटाया था, कब्जा कर रहे थे भाई तेरा जो भी आए टैक्स फ्री दे देना। लेकिन गुलाम एक तरह से बन चुका था अंग्रेजों का ये भी, लेकिन ये भी गुलामी नहीं चाहता। लेकिन ये 80 साल को हो चुका था, बुढ़ा हो चुका था। क्या देखो भाई मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, ये बताए मेरे तलवार तो उठेगी नहीं, बुढ़ा हो चुका 80 साल का। मैं अपना बेटा तुम्हारे साथ जाऊँ तो इसका बेटा बहादुर शाह जफर का बेटा भी उस युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन उसका नाम नहीं आया। जो मेन तो ये था ना, अरे जंग कोई भी लड़े नाम तो कर्नल का होता है, नाम तो है ना। तो ऐसे कुछ लोग हुआ थे इनके साथ, बहादुर शाह जफर के साथ। फिर तात्या टोपे, तात्या नाना साहब, और एक बहुत सी लेडीज थी बेगम रजिया, रजिया बेगम का नाम सुना हुआ, ये भी इस विद्रोह में शामिल है, ये भी इस विद्रोह में शामिल है। झांसी की रानी, झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसने कहा था कि जिसके अगर अपना औलाद नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो उस राज्य में कब्जा अंग्रेजी सरकार कर लेगी, उस राज्य में कब्जा। इसकी नीति से सब भड़क गए थे, नाना साहब भड़क गए और झांसी वाली रानी भड़क गई। ये भी अपनी औलाद नहीं थी, झांसी की रानी की अपनी औलाद हुई थी, लेकिन वो 3-4 साल में मर गई थी। उसके बाद उनका पति भी मर गया था, तो उस समय उन्होंने एक बेटा गोद लिया था। अंग्रेजों ने अब ये गोद आए बेटा है, गोद वाला बेटा ये शासन नहीं करेगा, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा पीछे कोई नहीं है शासन करने वाला, तो ये सारा साम्राज्य किसका हो गया? अब अंग्रेजों। झांसी की रानी इसमें से बढ़ गई, नाना साहब इसमें से बढ़ गए। फिर उसी समय कहीं ना कहीं अकाल पड़ गया था, कहीं ना कहीं अकाल पड़ गया, वहां राज नहीं पैदा हुआ। जैसे अभी देखो तो कोरोना है, कोरोना इंडिया गवर्नमेंट ने सबको राशन बांटा, आधार कार्ड ले जाओ, चावल गेहूं चीनी ले आओ। तो सरकार का फर्ज होता है कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, है ना, ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो सरकार उसको संभालेगी। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जनता और से भड़क गई। 1857 के तत्कालीन कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे? वो लॉर्ड डलहौजी की नीति, राजनीतिक कारण, बेटा नहीं है सब में दे दो, दे दो, सामाजिक और धार्मिक नीति। हाँ एक काम और है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने सब कुछ गलत किया, ऐसा नहीं कि सब कुछ अंग्रेजों ने
उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी करी थी, लेकिन कहते हैं ना इंडिया है, ये मानती नहीं है। ये अच्छी चीज उन्होंने क्या करी, अच्छी चीज उन्होंने करी, उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दी। बाल विवाह पर पहले लड़कियों की शादी ना 7-8 साल 10 साल में लड़की की शादी हुई थी। प्राणा दो अच्छे मित्र है, तेरे बेटा तेरा बेटी, अरे बेटी आगे चले कुछ तो करो, उससे मतलब नहीं। बेटा 2 साल बाद मर जाए तो विधवा के जीवन जिए, विधवा पर खत्म होने सुनने, या अगर कोई विधवा भी हो गई है आप दोबारा शादी कर सकते हो। तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ना आघात पड़ता है, क्योंकि हिंदू धर्म क्या कहता है, विधवा हो गई तो हो गई, सारी जिंदगी कूड़े में जी। बाल मजदूरी, विधवा धर्म, जैसे आज की देख लो, आज की बात ले लो, आज की बात ले लो, बीजेपी ने रोक लगा दी किस पे, शादी नहीं करता मुस्लिम समाज, लेकिन काफी मुस्लिम समाज भड़क गया, बिल्कुल कर सकता। अरे पहले के मुस्लिम समाज के राजा, मुगल के राजा को देखो ना, 100 बीवियां होती थी, आज मन करे आज पहले वाले पे जाना है, आज मन करे आज दूसरे वाले के पास जाना है, पर ये हमने रोका। 3 तलाक वाला मुस्लिम समाज में ये था, बीवी शादी पड़ती, मूड खराब, पति का प्रति सेट है, तलाक तलाक तलाक, बीवी मर गई, अरे बाप रे ये क्या होगा। हम इसको रोक लगा रहे हैं, इसी बीजेपी जूता खा रही है, हमारे धर्म को खेल रहा है। अरे यार खुद सोचो, कहीं ना कहीं सच है ना यार, एक शादी कर दी ना तो एक बीवी है और उसको 2 बच्चे पाल लेते हैं, वही बहुत है। वो तो पढ़ने जा रहे 4 बीवी तू रखेगा, गलत है ना, ये गलत है। और अभी मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू कल परसों में देखा, एक औरत से पूछा गया, यूपी में इस पर जनसंख्या कंट्रोल लग रहा है, यूपी में आज के डेट में क्या लग रहा है जनसंख्या। एक औरत से पूछा गया आपके कितने बच्चे हैं, कह रही 18। 18 क्या आपको लगता है जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए? वो औरत छूटते कह रही है नहीं, अल्लाह की देन 18। अबे 18 तो मान ले, आज की बोल रहा हूँ 2021 की, ये 2021 में कह रहा हूँ मैं आपको। तो हमारा देखो ऐसा नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो बात की बात है। आपको ये देखना पड़ेगा हमारा समाज क्या डिमांड मार रहा है। हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं ये डिमांड है, और तो इस बात को एक्सेप्ट करने को राजी है। पति है मेरा, कमाता है, तुम्हें क्या मतलब है वो 1 बीवी रखे 4 बीवी रखे, तुम दे रहे हो क्या? तो ये सोच उनके दिमाग में बैठी हुई है। मेरे बच्चे हैं, मैं 1 बच्चे हूँ 10 बच्चे हूँ, तुझे क्या देना, वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रही है, और गवर्नमेंट क्या जवाब दे। पर कहीं ना कहीं हकीकत में गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हकीकत है, हमारा समाज इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा। वो अलग बात है, पढ़ा लिखा समाज इस बात को समझ रहा है कि 1 बीवी हो 2 बच्चे बहुत है। अगर रियल हीरो आज की लाइफ में कौन है जो अपने 1 बीवी और 2 बच्चों को पाल लेना, अच्छे से पढ़ लिया कुछ बना दे, वो रियल हीरो है। ये रियल हीरो नहीं है कि 15 को बच्चे पैदा कर लिए, तो पंचर लगा, तो ये लगा, क्या अब आज में बाप का घर लगा, बाद में बाप का, ये बकवास की बात है। लेकिन हमारा समाज आज भी कहीं ना कहीं इस बातों को नहीं मानता। आप लोग इस बात को मत जानो, मतलब मैं एक्चुअली में आपको रियल नॉलेज बता रहा हूँ एक्चुअली में हमारे देश में चल क्या रहा है। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ बर्दाश्त है, इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ। चाइना में कोई उसके पीएम को गाली दे दे, अगले दिन तांग देंगे फांसी पे, तेरी ऐसे तैसे मारो। और मोदी को हम लोग भी गाली देते हैं, साला मोदी सब देते हैं, और औकात नहीं हमारी मोदी के बराबर खड़े होने की, पर गाली दे देते हैं, सब दे देते हो, है ना। तो ये सिर्फ ये स्वतंत्रता, ये आजादी आपको सिर्फ भारत में मिलेगी, बाकी कहीं और नहीं मिलेगी। जरा किम जोंग में उत्तर कोरिया में बोल के देखो, गवर्नमेंट के खिलाफ रोड चौक पे खड़ा गोली मार देगा, तेरी ऐसी कैसी मार। अंग्रेजों ने अच्छा काम किया था, रेलवे लाइन लगा दी। अब रेलवे लोगों में एक नीचे की सीट है, ऊपर की सीट, नीचे वाले बैठे कोई पंडित, ऊपर बैठ गया कोई दलित, पंडित बढ़ा दिया, हाय दलित को हमारे सर में बैठा दिया तूने। अरे भाई उसकी सीट वाई वही तो बैठेगा, पर ब्राह्मण समाज बढ़ा दिया कि अंग्रेज तो हम लोग को नीचे दिखा रहे हैं, दलित क्या आगे, दलित तो हमारे घर में पैर नहीं दे सकता, इसको हम खाना भी केले के पत्ते में देते हैं, हमारा बर्तन नहीं छू सकता, और इसको हमारे सर पे लाके बैठा दिया। ब्राह्मण समाज यहाँ से भड़क गया, सैनिक वहां से भड़क गया, राज बिरादरी वहां से भड़क गई, किसान इसलिए भड़क गई, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। अकाल हो रहा है, खेती नहीं हुई है,
हमें हमारा टैक्स दे, तो किसान कहाँ से लेके देगा तो टैक्स? अनाज हुआ नहीं तुम्हें टैक्स डालते तुम्हें, तो गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दे। तो ये गवर्नमेंट एक्चुअली में, गवर्नमेंट का असली राज तो इंग्लैंड में बैठा है। असली राज तो कहाँ बैठा है? यहाँ तो सबने कंपनी भेज दी, भाई कब्जा कर रखा कंपनी, लोग टैक्स इकट्ठा करो। और कहीं ना कहीं इस दंगे में एक चीज बता दूं, इस दंगे में एक चीज बड़ी अच्छी हुई, हमारा हिंदू समाज भी, देखो हिंदू समाज एक बात है, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, आप बोल लेने के बाद ना हिंदू समाज में क्वालिटी बता रहा हूँ, झगड़ा किसी कोई हो गया हिंदू समाज का, उसे कूटना जब शुरू करेगा, वो मर गया है, मरा पड़ा है, मार खड़ा है, खबड़ा गया है, मर चुका है वो, मतलब उसी चटनी बता दी। तो जब विद्रोह हुआ था ना, तो हमारे कुछ विद्रोह ने ऐसा ठोका है अंग्रेजों को, ऐसा ठोका, मर गए हैं वो। जब उनकी बॉडी भेजी गई ना इंग्लैंड में, तो इतनी बॉडी गई है, इतनी पता नहीं बॉडी कहाँ गई, मार मार के पराठा बना दिया हिंदू समाज ने ना। विद्रोह हुआ, जो हाथ लगा इनके, उनको ऐसा टूटा, ऐसा वो पराठा। और जब ये का पराठा जब पहुंचा ना इंग्लैंड में, तो वहां पे राज था भाई, एक्चुअली में राज तो ब्रिटिश शासन का था ना, यहाँ तो उन्होंने कंपनी, मतलब इनको हमने चिरल चपाटों को भेज दिया ना। जब देखा बाप रे बाप, हिंदू ने ऐसा मारा कि आधी बॉडी गई, आई है इंग्लैंड में, आधी बॉडी का पता ही नहीं कहाँ गई। तब उसने कहा अरे कोई गुलाम गुलाम नहीं बनाना भाई साहब, इंडिया है वो, कंपनी भेजो, तरीके से करो। और तुम किसी के धर्म को छेड़ोगे, किसी के धर्म को छेड़ोगे, और धर्म तो किसी को चीज होती है। आज भी देख लो ना, हिंदू मुस्लिम तो कर रहा है मोदी गवर्नमेंट, बुराई नहीं कर रहा, कट्टर भक्त हूँ मोदी का, पर मोदी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। चुनाव से पहले कोई चीज नहीं होता, चुनाव नजदीक आते सब हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप सोचो, यू आर ऑल ऑफ यू आर यंग ब्लड, यू मस्ट बी थिंक अबाउट दिस। ऐसा क्यों? चुनाव नहीं है, सब रिलैक्स होता है, चुनाव आते सब क्यों भड़कता है यार? कहीं ना कहीं वोट बैंक इकट्ठा करना है यार। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी साइलेंट बैठा है। अभी चुनाव आने दो, तुम्हारी बिजली फ्री, तुम्हारी बिजली फ्री, तुम्हारा पानी फ्री, तुम्हारा रोटी फ्री, सब फ्री। चुनाव खत्म, अब तुम कौन और मैं कौन? पॉलिटिक्स। विद्रोह करना समझ गए? मनोवैज्ञानिकरण। अगला टॉपिक क्या है? मनोवैज्ञानिकरण। मनोवैज्ञानिकरण ये था कि कहीं ना कहीं ना हम हिंदू लोग ना अंधविश्वास बहुत मानते हैं, मानते हैं कि मानते? हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी पत्थर में ना देखो लाल है, पान खा के आया हूँ ना, इसी पान को मैं किसी पत्थर में रगड़ देता, अब पत्थर पी के नहीं ना, तो पीछे भी 4 लोग पैर चढ़ाएंगे। अंधविश्वास। तो हमारा अंधविश्वास था कि इंडिया 1750 के आसपास आई थी हमारे पास, हम जो गुलाम बना दिया, 1857 हो चुका था, 100 साल के आसपास पहुंच गए। तो मनोवैज्ञानिक प्रेशर बन चुका था हम लोगों में, ये सोच बन चुकी थी 100 साल हो गए, 100 साल बाद बदलाव आता है। ऐसे हम लोगों में कहीं ना कहीं सोचना, हर 100 साल बाद एक बड़ी महामारी आती है, आती नहीं आती है? सोच बनी है सबके दिमाग में। 100 साल होते हैं कोई, कहीं प्लेग आएगा, अभी कोरोना आ गया, कभी एड्स आ जाता है, आगे नहीं आता है। तो ये दिमाग में कहीं हम सबको बैठा हुआ था, 100 साल हो गए, अब हल्का सा मतलब पिंच मारनी है, और इनके 100 साल पूरे हो चुके हैं, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, और ये सब मस्त हो जाएंगे, मतलब क्रांति कर दो, हम अदालत हो जाएंगे। बड़ा सा हुआ कुछ नहीं था, जूते और पड़े थे। ठीक है भाई, सैन्य कारण बता दिया तुमको मैंने। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण क्या था? है राज्यों को जब्त करना। तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन गाय की चमड़ी। मनोवैज्ञानिक 100 साल। असैन्य कारण तो हमने पढ़ ही लिया। उससे क्या होगा? उससे अब जो विद्रोह बढ़ा, अंग्रेजों ने मजा कब्जा कर लिया, हमारे व्यापार पर सब पे कब्जा करता गया। इससे क्या हुआ? इंडिया का व्यापार ठप होने लग गया। छोटे छोटे जो ये थे ना इंडिया व्यापार, छोटे छोटे जो हाथ से बनाते, हाथ वाले बुनकर, ठप हो गया मामला इनका। व्यापारिक केंद्र का खत्म, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, कंपनी जो किस थी वो सब बंद, वर्कर खत्म, है ना। और अंग्रेजों का व्यापार जो था, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले आना, पक्का माल लाना, दबा के अंग्रेजों बढ़िया आलिश पॉलिश करके पैकिंग करके, हाँ भाई जो भी चीज 20 में लो, और हम लोग खरीद रहे थे। व्यापार हमारा इससे, हमारे इंडिया की जो करेंसी थी वो खत्म हुई।
गरीबी आ गई इंडिया में। क्या आ गई? लोग भूखे मरने लगे, लोग भूखे मरने लगे। किसान भी इस विद्रोह में शामिल हुआ, किसान भी इस विद्रोह में किसान, सारे हिंदू वर्ग, बच्चा बूढ़ा सब इस विद्रोह में शामिल हुए। ये तिलक नहीं लगाना, बड़ी हटा देना, ठीक है,